नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्रैक न्यूट एंड क्लास 11th की यूनिट फर्स्ट के बारे में बात करें, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का जो ये फर्स्ट, इसमें हम 4 चैप्टर पढ़ते हैं। फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड, सेकंड द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड प्लांट किंगडम एंड फोर्थ एनिमल किंगडम। इसमें हम फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। अब लिविंग वर्ल्ड की बात करने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिविंग वर्ल्ड से पहले एक साइंटिस्ट के बारे में हम बात करते हैं जिनका नाम है अर्नेस्ट मेयर। 1904 to 204 इनका जो डेट ऑफ बर्थ थी इनकी, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था कैम्पटन जर्मनी में 5 जुलाई 1904 में, ठीक है। अब हम इनके बारे में बात करते हैं। ये क्या थे? एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे और इन्हें क्या कहा जाता था? द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी इन्हें कहा जाता था। फिर हम बात करते हैं, इन्होंने डेफिनेशन दी थी बायोलॉजिकल स्पीसीज की और इन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। ये रही इसकी मेन बात। इस पे से आपका क्वेश्चन आ चुका है नीट 2020 में, जिसमें पूछा गया है द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, जिसमें साइंटिस्ट के नाम थे और उसमें हमें टिक करना था ऑप्शन अर्नेस्ट मेयर वाला, ठीक है। तो इसलिए हमने इसके बारे में बात किया क्योंकि जो नीट 2020 का एग्ज़ाम था उसमें अर्नेस्ट मेयर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था कि अर्नेस्ट मेयर के बारे में ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। तो इनके बारे में लर्न करने की बात क्या है कि इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने हार्वर्ड फैकल्टी में थी, वहीं से इन्होंने स्टडी की थी। इन्होंने डेफिनेशन दी थी बायोलॉजिकल स्पीसीज की और इन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी बोला जाता था। क्यों बोला जाता था इन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी? क्योंकि इन्हें 3 प्राइज मिले थे। फर्स्ट प्राइज क्या था? बेल्जियन प्राइज, सेकंड इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी और तीसरा प्राइज इन्हें कौन सा मिला था बायोलॉजी में? वो था क्रॉफोर्ड प्राइज, ठीक है। अब बात होगी अर्नेस्ट मेयर की। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर की। चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग के बारे में। चैप्टर में से हमें पूछा क्या गया है? चैप्टर में पूछा है कि व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है। तो लिविंग को देखने से पहले हम सबसे पहले उनकी बात करते हैं कि कौन कौन से करेक्टर्स लिविंग शो करते हैं, ठीक है। इन करेक्टर्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग करेक्टर्स के बारे में बात हो रखी है। डिफाइनिंग करेक्टर्स कौन से होते हैं लिविंग के? एक डिफाइनिंग के डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? डिफाइनिंग के डेफिनेशन हम ये दे सकते हैं कि डिफाइनिंग करेक्टर वो माने जाते हैं जो सिर्फ लिविंग में ही हो, नॉन लिविंग में ना हो, और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सिबिट करते हो वो करेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहले करेक्टर की बात करते हैं हम लिविंग के बारे में। तो लिविंग के करेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ग्रोथ के बारे में बात करें तो ग्रोथ जो है वो ग्रोथ के 2 करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले क्या है? इंक्रीज इन नंबर एंड सेकंड इंक्रीज इन मास। तो ये ग्रोथ के 2 करेक्टरिस्टिक है। इंक्रीज इन नंबर का मतलब है कि सेल्स में इंक्रीजमेंट होना और इंक्रीज इन मास का नंबर है कि मतलब वेट में ग्रोथ होना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ट्विन करेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन मास। ये पॉइंट काफ़ी अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्लांट के बारे में। जो प्लांट में ग्रोथ होती है वो किससे होती है? सेल डिवीजन से होती है और ये इसकी लाइफ स्पैन तक होती रहती है। लेकिन आपने देखा होगा जो एनिमल्स में ग्रोथ होती है वो एक कर्टेन लाइफ तक होती है। आपने देखा होगा कि हमारी जो हाइट होती है वो एक लेवल पे जाके रुक जाती है, उसके बाद जो है हमारी हाइट बढ़ती नहीं है। तो उसका क्या कारण होता है? उसका कारण ये होता है कि जो एनिमल्स में ग्रोथ होती है वो एक कर्टेन एज तक होती है, ठीक है। लेकिन प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो उसकी लाइफ स्पैन तक होती है। देखिए जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें जो ग्रोथ होती है वो सेल डिवीजन से ही होती है। लेकिन हमारी जो ग्रोथ होती है वो कुछ एज के बाद रुक जाती है, लेकिन सेल डिवीज़न है जो वो होती रहती है। क्यों होती है? क्योंकि वो रिप्लेस जो लॉस्ट सेल है उसको रिप्लेस करने के लिए। क्यों भाई? जैसे कि देखिए इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे जो हाथ पे कट लग गया, कट के कारण क्या हुआ कि हमारी काफ़ी सारी ब्लीडिंग हो गई। ब्लीडिंग होने के कारण हमारे जो शरीर में आरबीसी सेल कम हो गई और उसके बाद भी हमारी जो है कि आरबीसी की फॉर्मेशन होती रही। तो वो क्या? वो सेल डिवीज़न ही तो हो रही है शरीर में। जो कट लग रहा है उस पार्ट की सेल को रिप्लेस करने के लिए हमारे शरीर में सेल डिवीज़न हो रही है, लेकिन ग्रोथ तो नहीं हो रही है क्योंकि हम एनिमल्स हैं और हमारे में जो ग्रोथ है वो कर्टेन एज तक होती है। यहाँ पे हमारा समझाने की बात ये थी।
देन हमने बात कर ली। अब ग्रोथ के बारे में अगर हम बात करें तो हमने क्या बोला था कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम किसे बोलेंगे, जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो, वही लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, और नॉन लिविंग में ना हो और सभी लिविंग्स में हो। अब ग्रोथ के बारे में बात करें तो ग्रोथ के हमने ट्विन कैरेक्टरिस्टिक बताए थे, इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन मास। अब कई बार आपने देखा होगा कोई भी माउंटेन है, उसके ऊपर जो है एक्यूमुलेशन हो गया, मास में इंक्रीजमेंट तो उसके में भी हो रहा है, ग्रोथ का क्राइटेरिया तो वो भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, उसमें जो ग्रोथ हो रही है वो हो रही है एक्सटेंसिक, मतलब आउटसाइडर, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है वो होती है इनसाइडर, लेकिन ग्रोथ तो हो रही है, इसलिए हम ग्रोथ को डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म की। यहाँ पे हमारा कहने का मतलब ये था। डेट्स क्लियर, आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, अपना प्रोडक्शन करना प्रोजेनी का, जो पेरेंट्स से सिमिलर हो थोड़ी बहुत, क्योंकि पेरेंट्स से तो सिमिलर होगी, जो भी उसकी प्रोजेनी होगी वो कम या ज़्यादा सिमिलर होती है पेरेंट्स से। अब हम बात करें रिप्रोडक्शन, दो प्रकार के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए जो हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए थे रिप्रोडक्शन के, जैसे कि यीस्ट और हाइड्रा में क्या होती है, बर्डिंग होती है। प्लेनेरिया फ्लैटवर्म में क्या होती है, ट्रू रीजनरेशन होती है। फंगी एल्गी प्रोटीनिमा में क्या होती है, फ्रेगमेंटेशंस होती है। अब हम बात करें कि जो ये रिप्रोडक्शन का मेथड होता है, ये ट्रू रीजनरेशन क्या होती है। रीजनरेशन तो हमने सुना है, लेकिन ट्रू रीजनरेशन क्या होती है, अब हम इस बारे में बात करते हैं। तो देखिए, आपने जैसे देखा होगा फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल क्या देते हैं कि ये हमारे पास एनिमल है, इसके हमने फ्रेगमेंट्स कर दिए और ये 3 न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो गए, ये तो हो गई हमारी फ्रेगमेंटेशन। अब हम बात कर लेते हैं रीजनरेशन की। रीजनरेशन क्या होती थी, ये छिपकली है, ये इसकी पूंछ है, ये गिर जाती थी, ठीक है। आपने देखा होगा जो छिपकली की पूंछ है वो गिर जाती है और उसके बाद से दोबारा उसकी जो पूंछ है वो डेवलप हो जाती है, ठीक है, उसकी जो टेल है वो डेवलप हो जाती है। तो इसमें नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये तो बात हो गई रीजनरेशन की, लेकिन ट्रू रीजनरेशन किसे कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका कोई भी हिस्सा है वो लॉस्ट हो गया और वो लॉस्ट होने के बाद वो नया ऑर्गेनिज्म बन गया, ठीक है। किसी भी एनिमल के किसी भी बॉडी पार्ट के गिर जाने से वो नया ऑर्गेनिज्म बन जाए, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रू रीजनरेशन बोलेंगे। तो ये बात हो गई मेथड की कि कौन कौन से जो है मेथड शो करते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन की कि क्या भाई रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। ऑब्वियसली हो सकती है, आप लोग तो यही सोचोगे, ठीक है, क्योंकि रिप्रोडक्शन तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो वर्कर बीज है, स्टेराइल म्यूल है, इनफर्टिलाइल ह्यूमन कपल्स है, वो मतलब उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, हमने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या बताई थी कि वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होनी चाहिए, सभी का मतलब सभी में, और सेकेंडली क्या था कि वो लिविंग के अलावा किसी और में नहीं होने चाहिए। तो वो मतलब ये तो है कि वो नॉन लिविंग में नहीं हो रही है, सिर्फ लिविंग में ही हो रहा है रिप्रोडक्शन। लेकिन इसका दूसरा क्राइटेरिया क्या था, सभी में होना चाहिए। तो रिप्रोडक्शन सभी में तो नहीं हो रहा है, वर्कर बीज में नहीं हो रहा है, स्टेराइल म्यूल नहीं रिप्रोड्यूस कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि अब हम इसको डिफाइनिंग में रखेंगे या नॉन डिफाइनिंग में रखेंगे, ऑब्वियसली नॉन डिफाइनिंग में रखेंगे ना। तो ये हो गई हमारी बात रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन भी क्या है, एक हमारी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब देखिए, एक पॉइंट और आ गया कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सिंगल सेल होते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन और ग्रोथ क्या होते हैं, सिनोनिम होती है। सिनोनिम को हम एक टाइप से पर्याय भी बोलते हैं, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। ये टर्म मैंने यूज़ किया है क्योंकि एक बार नीट में क्वेश्चन आया था आपका, तो वहाँ पे ये टर्म यूज़ की गई थी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सॉरी यहाँ पे इंक्लूसिव आना था आपका, ये म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट है, ठीक है, ये म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट है। तो बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जैसे कि हमने देखो ये हो गया हमारा अमीबा। अमीबा भी क्या होगा, सेल डिवीज़न होगी, इसमें बन जाएंगे 2 अमीबा। तो यहाँ पे सेल डिवीज़न के साथ साथ ग्रोथ के साथ साथ क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन भी हो रहा है।
तो जब जब यूनिसेलुलर में ग्रोथ होगी तब तब रिप्रोडक्शन होगा, जब जब ग्रोथ होगी तब तब रिप्रोडक्शन होगा। कहने का मतलब ये है, जब रिप्रोडक्शन होगा तो भी ग्रोथ होगी, जब ग्रोथ होगा तो रिप्रोडक्शन भी ज़रूर होगा, क्योंकि वो यूनिसेलुलर है तो ग्रोथ तो सेल डिवीजन से ही होगी। अब सेल डिवीजन होगी तो 2 सेल बन जाएगी, तो यूनिसेलुलर में तो भैया एक ही सेल चाहिए हमें। यूनिसेलुलर कौन से होते हैं? जिनमें सिंगल सेल होती है। ठीक है, समझ रहे हो? अब बात होगी हमारी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन, और सिनोनिम क्या होती है? म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट होती है, एक्सक्लूसिव नहीं, इंक्लूसिव। ठीक है, ये टर्म हो गई हमारी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि देखिए, हमारा शरीर जो है वो केमिकल से बना हुआ है, और वही केमिकल्स क्या होते रहते हैं? बायोमोलिक्यूल्स में चेंज होते रहते हैं। हमारे शरीर में रिएक्शंस चलती रहती है, और इन्हीं रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। और ये रिएक्शन आप ना इन्वर्टो में भी देख सकते हो। किसमें? टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब में अगर हम सेल फ्री सिस्टम बना ले और उसमें ये रिएक्शन करके देखें तो ये रिएक्शन हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा, हम देख सकते हैं। लेकिन जब हम टेस्ट ट्यूब में करेंगे तो ये लिविंग नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे सेल फ्री सिस्टम होगा। लेकिन जो रिएक्शन टेस्ट ट्यूब के अंदर होगी वो रिएक्शन लिविंग होगी। ठीक है, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? लिविंग रिएक्शन भी कहते हैं। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, इसलिए हम मेटाबॉलिज्म को एक डिफाइनिंग फीचर कहेंगे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो बात हुई, सबसे पहले बात हुई थी ग्रोथ रिप्रोडक्शन की, जो थे नॉन डिफाइनिंग। मेटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रॉपर्टी आई है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही है और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिना किसी में नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये बात होगी मेटाबॉलिज्म की। अब हम बात कर लेते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से बने हुए होते हैं। आपने पढ़ा होगा, सेल ही मिलके टिश्यू बनती है, टिश्यू से मिलके ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से बनके एक एनिमल बनता है। तो बात होगी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सब में होता है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? डिफाइनिंग फीचर है किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब हम बात करते हैं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आई है हमारी एनसीईआरटी में, जिसमें लिखा हुआ है फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजन ऑफ ब्रीडर बोथ प्लांट एंड एनिमल। जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं जिसमें फोटो पीरियड अफेक्ट करता है उनके रिप्रोडक्शन को। फोटो पीरियड अफेक्ट क्या है? सनलाइट अफेक्ट। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन को। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। कॉन्शियसनेस क्या होती है? एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग बीइंग की। कैसे? देखिए, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? जब हमारा हाथ चल जाता है हम हटा लेते हैं, या हम किसी जानवर को मक्खी को पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो उड़ जाती है, तो क्या है? वो कॉन्शियस है। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। लेकिन अगर हम बात करें सेल्फ कॉन्शियसनेस की, सेल्फ कॉन्शियसनेस केवल प्रॉपर्टी है ह्यूमन बीइंग की। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग सेल्फ कॉन्शियस है, उसको पता है कि उसे कौन से कपड़े पहने हैं, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे बात करनी है। ठीक है, तो वो एक सेल्फ कॉन्शियस होता है, अपने लिए, अपने आप को लेके काफ़ी कॉन्शियस होता है। ठीक है, तो ये बात होगी ह्यूमन बीइंग की। अब हम बात कर लेते हैं बायोलॉजी के बारे में। तो बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलके बना, आपको ही पता है, बायो और लॉगोस। बायो का मतलब होता है लाइफ, लॉगोस का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, तो जिसमें हम लाइफ की स्टडी करें, या स्टोरी ऑफ लाइफ का पढ़े, या स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन को देख के लिविंग ऑर्गेनिज्म के, तो इन सभी चीज़ों की स्टडी हम किस में करते हैं? बायोलॉजी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितनी डाइवर्सिटी है? तो एक क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि जो 2 लाइन है वो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर सकते हो। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिख दिया है, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, देखते हैं मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहाँ पे पाई जाती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। देन सेकंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहाँ पे पाई जाती है? कोरल रीफ्स में। अब बात कर देते हैं बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? कितने प्रकार के और कितने नंबर में स्पीसीज प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे। अभी तक कितने स्पीसीज पता किए हमने? 1.7 to 1.8 मिलियन। अगर इनके बारे में हम लाख में बात करें तो वो होंगे 17 to 18 लाख। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं हम टैक्सोनॉमी की। टैक्सोनॉमी टर्म किससे दी थी? एपीडी कैंडुले ने दी थी ये टर्म।
और अपनी बुक में द थ्योरी ऑफ द एलिमेंट्री बॉटनी में इन्होंने टर्म दी थी। अब टैक्सोनॉमी के बारे में बात करें तो टैक्सोनॉमी दो वर्ड से मिलके बना है, टैक्सिस और नॉमोस। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट, नॉमोस का मतलब होता है लॉ, मतलब एक लॉ में अरेंजमेंट करना, ठीक है। अब प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है टैक्सोनॉमी का? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म, मतलब अननोन ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन, ये एक प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है हमारी टैक्सोनॉमी का। अब टैक्सोनॉमी में कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ती है हमें, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को, देन उसके बाद हम उसको नॉमेनक्लेचर करते हैं, थर्ड हम करते हैं उसको क्लासीफाई करना, उसको एक कन्वीनियंट ग्रुप में क्लासीफाई कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म लिया उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, देन हम उसको एक नेमिंग करते हैं, उसको स्टैंडर्डाइज नेम देते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जिससे वो ऑल ओवर वर्ल्ड जाना जाए। देन हम उसको क्या करते हैं, एक कन्वीनियंट कैटेगरी में उसके कुछ ऑब्जर्वे करैक्टर्स को देखते हुए हम उसको एक कन्वीनियंट कैटेगरी में क्या कर देते हैं, ग्रुप कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिस्टमैटिक्स की। ये सिस्टमैटिक टर्म किसने दी थी? लीनियस ने दी थी अपनी बुक सिस्टेमा नेचुरे में। और जो सिस्टमैटिक टर्म है वो सिस्टेमा से डराइव हुई है, एक लैटिन वर्ड है। सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, सिस्टमा का क्या अर्थ है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना एक ऑर्गेनिजम्स की। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करने के लिए हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं, फिर क्लासीफाइड कर देते हैं ऑर्गेनिज्म को। अब देखिए आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते हैं, ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर हम उसको देखते हैं कि इसको क्या नाम दे और वो नाम हम उसको देते हैं। और यही क्या होता है कि नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत आता है। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को नेम देना जिससे वो ऑल ओवर वर्ल्ड उसी नाम से जाना जाए। जिसके जो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर था वो किसने दिया था? कैरलस लीनियस ने दिया था। अगर इनके बारे में बात करें तो इन्होंने सबसे पहले अपने नाम को चेंज किया था, अपने नाम का भी इन्होंने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। इनका नाम था कार्लवेल लीनियस, जिसने इन्होंने अपने नाम को कैरलस लीनियस रख दिया था। इनकी जो बुक थी साइंटिफिक नेम की, प्लांट की जो बुक थी वो थी स्पीसीज प्लैंटेनरम, और जो इनकी एनिमल की बुक थी साइंटिफिक नेम दिए थे जिसमें इन्होंने वो थी सिस्टेमा नेचुरे। अब बात करते हैं कि इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर बताया था कि जो साइंटिफिक नेम होता है वो दो वर्ड से मिलके बना होता है। फर्स्ट होता है फर्स्ट वर्ड जेनेरिक, सेकंड वर्ड रिप्रेजेंट करता है उसके स्पेसिफिक एपिटेट को। अब देखिए नॉमेनक्लेचर करने के लिए जो कुछ रूल्स बनाए गए, कुछ यूनिवर्सल रूल बनाए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग हम जो ऑर्गेनिज्म के जो नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो बॉटनी के लिए या प्लांट के नॉमेनक्लेचर के लिए जो है वो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर है, ICBN। इसको सबसे पहले एक्सेप्ट किया गया था 1961 में। देन हम बात करते हैं जो जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर इनके अकॉर्डिंग। तो बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं अब बात होगी टोटोनिम्स अलाउड नहीं होते हैं, मतलब टोटोनिम्स केवल वैलिड होते हैं ICGN में। टोटोनिम्स का मतलब कि जीनस और जेनेरिक और स्पेसिफिक एपिटेट दोनों सेम होना, अर्थात क्या कह सकते हैं कि दोनों वर्ड्स का सेम होना, जीनस का भी और स्पेसिफिक स्पीसीज का भी। तो इसको हम बोलते हैं टोटोनिम, मतलब सेम। लेकिन जो प्लांट के बारे में हम बात करें तो टोटोनिम प्लांट्स में अलाउड नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कि एनिमल्स में तो टोटोनिम्स अलाउड है। जैसे कि आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं। प्लांट के बारे में बात करें तो मैग्नीफेरा नहीं है, मैग्नीफेरा इंडिका ही होगा। लेकिन अगर बात करें ICZN के अकॉर्डिंग तो उसने बोला है कि जो एनिमल का नेम है वो टोटोनिम एनिमल के नेम में वैलिड है। जैसे कि इसका एग्जांपल दिया नाजा, जिसका ये साइंटिफिक नेम है किसका, ये इंडियन कोबरे का। ऐसे ही हम बात करें रैटस भी जो है एक बॉटनिकल नेम है, ठीक है, तो वो भी टोटोनिम है। अगर हम बात करें तो कुछ रूल बनाए गए हैं नॉमेनक्लेचर करने के,
तो उन रूल्स के बारे में बात करते हैं। हमारी एनसीईआरटी में 4 रूल बताए गए हैं जो यूनिवर्सल रूल होते हैं नॉमेनक्लेचर करने के लिए, जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है नॉमेनक्लेचर करने से पहले। तो हम बात करते हैं कि वो यूनिवर्सल रूल कौन कौन से हैं नॉमेनक्लेचर के। सबसे पहला रूल क्या है कि जो बायोलॉजिकल नेम है वो लैटिन में होने चाहिए और उनको इटैलिक्स में लिखा जाना चाहिए, ठीक है। लैटिन में क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसको हम डेड लैंग्वेज बोलते हैं। ये लैंग्वेज एक बार यूज़ होने के बाद नहीं यूज़ होती, अर्थात हमने किसी को कोई नाम दे दिया तो वो नाम दोबारा नहीं दिया जाता, इसलिए बायोलॉजिकल नेम को लैटिन में रखा गया है। अब बात करें जो फर्स्ट वर्ड होता है बायोलॉजिकल नेम का, वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को, एंड सेकंड जो वर्ड होता है वो रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनको अगर हैंड रिटन से लिखा जाए तो दोनों को सेपरेटली लाइंड किया जाता है। और देन हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा वो कैपिटल में होगा और बाकी स्मॉल लिखे जाते हैं, ठीक है। सेकंड वर्ड भी पूरा स्मॉल लिखा जाता है। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, ये लैटिन में है, इसको इटैलिक्स में लिखा गया है। ये फर्स्ट वर्ड मैग्नीफेरा रिप्रेजेंट करता है जीनस को, इंडिका रिप्रेजेंट करता है इसकी स्पीसीज को। हैंड रिटन में लिखेंगे तो लैंड कर देंगे नीचे से, और फर्स्ट वर्ड फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो फर्स्ट वर्ड का होगा वो क्या होगा? कैपिटल में, बाकी है स्मॉल, ठीक है। अब बात करते हैं अगर किसी ऑथर का भी नाम हमें लिखना है, ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे? उसको हम लिखते हैं स्पेसिफिक एपिथेट के पीछे। स्पेसिफिक एपिथेट को ही हम क्या बोलते हैं? स्पीसीज बोलते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैग्नीफेरा इंडिका जो है वो सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था लिनियस ने। तो अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखेंगे, रोमन में लिखेंगे इसको LINN, ऐसे हमने इसको एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा है, ठीक है। ये बात हो गई हमारी। अब बात कर लेते हैं नॉमेनक्लेचर की बात हो रही है तो हम बात कर लेते हैं ट्राइनोमियल सिस्टम की। ट्राइनोमियल सिस्टम की बात करिए, हमारी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, ये आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। नीट देखो, हम चीज़ें कहाँ से लेके चलते हैं कि कुछ भी चीज़ हमारे आगे से नहीं जानी चाहिए। अगर हम थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं एक्स्ट्रा तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा बहुत ले लेते हैं, क्योंकि जब हम थोड़ा बहुत लेके चलते हैं ना तभी हम आउट ऑफ 360 कवर अप कर पाएंगे। क्योंकि जो पेपर का वो होता है 90% पेपर अगर इजी होता है या एनसीईआरटी में से होता है तो 10% अगर बाहर से आता है तो हम उसको कवर अप कर सकें। अब हम बात करते हैं ट्राइनोमियल सिस्टम की। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? हक्सले और स्ट्रिंगलैंड ने। इसमें जो 3 वर्ड्स होते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की तरह ही होते हैं वैसे तो, फर्स्ट 2 नेम्स, जैसे कि फर्स्ट बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में भी क्या था? जेनेरिक नेम था फर्स्ट, सेकंड था स्पेसिफिक एपिथेट। इसमें सिर्फ एक और ऐड हो जाता है थर्ड में, सब स्पेसिफिक एपिथेट जो उसकी वैरायटी को बताता है। अगर हम बात करें जैसे कि ब्रेसिका ओलेरिसिया बॉटिरिस्टी, ये किसका नाम है? साइंटिफिक नेम है ये कॉलीफ्लावर का। और सेकंड हम बात करते हैं ब्रेसिका ओलिरेसा कैपिटाटा, ये किसका है? कैबेज का। तो ये जो लास्ट में बॉटिरिस्टी और कैपिटाटा बता रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं? इनकी वैरायटी बता रहा है। तो ये रिप्रेजेंट करता है सब स्पेसिफिक एपिथेट किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इनकी कैटेगरी को। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। धन्यवाद।